200, 500, क्या सारे नोट बदल जाएंगे? इन सभी सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्लास्टिक के नोट पर आरबीआई ने क्या कहा। प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। जो भी खबरें सामने आई हैं, उनमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम इसके फायदे नुकसान की पड़ताल कर रहे हैं। ये शुरुआती चरण में है। वैसे प्लास्टिक नोट का सही तकनीकी नाम पॉलीमर बैंक नोट है। यह प्लास्टिक कार्ड जैसा नहीं होता, बल्कि पॉलीमर सबस्ट्रेट से बना नोट होता है, जिसे मोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक होने के बावजूद ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते। ये हल्के होते हैं और इनका इस्तेमाल मौजूदा नोट की तरह ही किया जा सकता है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि मौजूदा समय में जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं वो कागज नहीं बल्कि कॉटन और लिनन के रेशों से बने होते हैं। ये सामान्य कागज से कहीं मजबूत और टिकाऊ होते हैं। लेकिन सवाल है कि जो नोट इतने लंबे समय से चल रहे हैं, उन्हें हटाकर आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों लाना चाहता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलते हैं। इन पर गंदगी और नमी का असर कम होता है। ये आसानी से फटते नहीं हैं। पॉलीमर नोट 2.5 से 4 गुना ज्यादा टिकते हैं, इसलिए लंबे समय में नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ेगी। आरबीआई के मुताबिक मौजूदा नोट छापने पर 2023-24 में 5,101 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 6,373 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में खर्च करीब 25% बढ़ गया। वहीं प्लास्टिक करेंसी की उम्र लंबी होने की वजह से बार बार नोट छापने की जरूरत कम हो जाती है। दूसरी तरफ खराब होने की वजह से मौजूदा नोट को चलन से बाहर करने में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में 21 अरब 24 करोड़ गंदे नोटों को सर्कुलेशन से हटाया गया, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 23 अरब 80 करोड़ हो गया। यानी एक साल में गंदे नोटों की संख्या में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। सुरक्षा के हिसाब से भी इनमें कई खूबियां होती है, जैसे माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम और विशेष प्रकार की स्याही। इससे इनकी नकल करना काफी मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर आरबीआई का मकसद लागत कम करना और बेहतर क्वालिटी के नोट देना है, ताकि बार बार नोट छापने और नष्ट करने का खर्च घटे। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की कोशिश 14 साल पहले भी की गई थी। 2012 में 5 शहरों में ट्रायल के लिए 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने का फैसला लिया गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। उस समय भारत के एटीएम प्लास्टिक नोटों के हिसाब से नहीं थे, यानी एटीएम से प्लास्टिक के नोट नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब एटीएम की यह दिक्कत दूर हो गई है। हालांकि दुनिया के जिन देशों में प्लास्टिक नोट चलन में है, वहां कई दिक्कतें भी सामने आई हैं, जैसे वो आपस में चिपक जाते हैं। नए होने पर ये मौजूदा नोट की तरह आसानी से नहीं मुड़ते हैं, लेकिन इन समस्याओं के मुकाबले इनके फायदे ज्यादा होने की वजह से प्लास्टिक नोट का चलन बढ़ता ही जा रहा है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए, दुनिया के लगभग 60 देशों में फिलहाल प्लास्टिक के बैंक नोट चलन में है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में $10 का प्लास्टिक नोट जारी किया था। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के मुताबिक प्लास्टिक के नोट छापने पर उसे 25 वर्षों में $1 अरब की बचत हुई है। इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में भी प्लास्टिक नोट चलन में आया। रोमानिया यूरोप का पहला देश है जिसने 1999 में प्लास्टिक नोट जारी किया था। कनाडा ने 2011 में प्लास्टिक नोट जारी किए। वहीं ब्रिटेन ने 2016 में प्लास्टिक नोट जारी करने की शुरुआत की। हालांकि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी प्रमुख करेंसी अभी भी प्लास्टिक में नहीं है। डीएनए मित्रों, एक तरफ आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट लॉन्च करने की बात कही, दूसरी तरफ आपकी ईएमआई, महंगाई और जीडीपी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आरबीआई ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बैठक यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दूसरी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने से आपने जो कर्ज लिया है उसकी किस्त में भी बदलाव नहीं होगा, यानी ईएमआई पहले की तरह रहेगी। 2025 में इसे 6.5% से घटाकर 5.25% पर लाया गया था, लेकिन 2026 में अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मित्रों, आरबीआई ने कर्ज पर ब्याज भले ही नहीं बदला हो, लेकिन इसके बावजूद महंगाई को लेकर आशंका जताई गई है। आरबीआई ने कहा है कि इस साल खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान है। यह पहले के अनुमान से लगभग आधा प्रतिशत ज्यादा है। आरबीआई के मुताबिक तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच महंगाई सबसे ज्यादा रहेगी। वहीं चौथी तिमाही यानी 2027 के शुरुआती 3 महीनों में महंगाई दर में थोड़ी कमी आएगी। आरबीआई ने जहां महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है, वहीं विकास दर में कमी आने की बात भी कही है।
आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगा। पहले 6.9% का आकलन किया गया था। मित्रों, पिछले वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास के आंकड़े आज ही आए हैं। इसमें भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। 2025-26 में भारत का ग्रोथ 7.7% दर्ज किया गया, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में यह 6.6% रहने का अनुमान है। महंगाई और विकास के मामले में इस झटके के पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। आरबीआई के मुताबिक कमजोर मॉनसून का असर विकास पर दिखेगा। इससे फसलों की पैदावार और गांव में मांग की कमी आने की आशंका है। साथ ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भी ग्रोथ में कमी आएगी। अप्रैल और मई के महीनों में भारत के द्वारा खरीदे गए तेल का औसत लगभग $110 प्रति बैरल रहा, जो कि युद्ध से पहले की तुलना में लगभग 60% ज्यादा है। मित्रों, मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि यह युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, और अब जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो यही साबित कर रहे हैं। मित्रों, युद्ध के असर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है। यही वजह है कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के बाद अब एक और कंपनी ने भारत के डेटा सेंटर मार्केट में बड़े निवेश का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एयर ट्रंक ने भारत में $30 अरब यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। मित्रों, यह भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम में सबसे बड़ा विदेशी निवेश बताया जा रहा है। एयर ट्रंक इतने पैसे से 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर तैयार करेगा। यह निवेश अगले 4 वर्षों यानी 2030 तक भारत में आएगा। कंपनी का यह निवेश भारत को डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वैश्विक केंद्र बनाने में मददगार होगा। एयर ट्रंक ने इसी साल अप्रैल में भारतीय बाजार में कदम रखा था और अब उसने इतने बड़े निवेश का ऐलान किया है। डीएनए मित्रों, दुनिया की दिग्गज कंपनियों को भारत की इकोनॉमी पर यकीन है, इसलिए वो यहां अपना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन उन्हीं देशों की मीडिया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अफवाह फैलाने की ताक में लगी रहती है। हमने डीएनए में कल आपको बताया था कि किस तरह अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने भारत के स्वर्ण भंडार को लेकर अफवाह फैलाई थी। बिना किसी ठोस तथ्य के उसने दावा कर दिया कि भारत ने $12 अरब का गोल्ड रिजर्व बेचा है। डीएनए में खबर दिखाने के तकरीबन 45 मिनट बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी ये झूठी रिपोर्ट वापस ले ली। ब्लूमबर्ग ने एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी गलत खबर को वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद वेबसाइट पर भी उसने ये रिपोर्ट वापस ले ली। अपनी गलती मानते हुए उसने क्या लिखा, आज ये भी आपको जानना चाहिए। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि उसने 2 जून को प्रकाशित खबर वापस ले ली है। ये ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के गलत विश्लेषण पर आधारित थी। इसमें आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने के लिए गलती से उसी दिन की घरेलू सोने की कीमतों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की पिछले दिन की कीमतों का इस्तेमाल करने पर पता चलता है कि मई में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सोचिए, ब्लूमबर्ग अपने बारे में लिखता है द वर्ड इन बिजनेस न्यूज, द फर्स्ट वर्ड इन बिजनेस न्यूज, लेकिन उसे यह नहीं पता कि गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने में आरबीआई किस दिन और किस बाजार की कीमत का इस्तेमाल करता है। मित्रों, गलत जानकारी के आधार पर झूठी खबर पूरी दुनिया में फैलाई गई और पकड़े जाने पर ब्लूमबर्ग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गलत तरीका अपनाने की वजह से ऐसा हो गया। सवाल यह कि ब्लूमबर्ग ने गलती तो मान ली, लेकिन माफी कब मांगेंगे, और वो लोग कब माफी मांगेंगे जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा करके देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। हमारे देश में मौजूद कुंठा क्लब के सदस्यों के लिए भी ये एक सबक है। वो पीआईबी और आरबीआई के खंडन के बावजूद दावा कर रहे थे कि ब्लूमबर्ग की खबर सही है। आरबीआई ने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई है, लेकिन अब जिस झूठी खबर के सहारे वो अफवाह फैलाने में लगे थे, उसने ही उनका साथ छोड़ दिया। अब हम आज की उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ी है। ये आपके नोट की खबर है। जल्द ही आपका नोट बदलने वाला है। आपका नोट अब प्लास्टिक का होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर आज कह दिया कि वो प्लास्टिक के नोट लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों ला रहा है? प्लास्टिक के नोट लाने से क्या फायदे होंगे? दुनिया में किन किन देशों में प्लास्टिक नोट पहले से चलन में है और 10, 20, 50, 100, 200, 500 क्या सारे नोट बदल जाएंगे? इन सभी सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्लास्टिक के नोट पर आरबीआई ने क्या कहा। प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। जो भी खबरें सामने आई हैं, उनमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम इसके फायदे नुकसान की पड़ताल कर रहे हैं। ये शुरुआती चरण में है। वैसे प्लास्टिक नोट का सही तकनीकी नाम पॉलीमर बैंक नोट है।
यह प्लास्टिक कार्ड जैसा नहीं होता बल्कि पॉलीमर सबस्ट्रेट से बना नोट होता है जिसे मोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक होने के बावजूद ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते, ये हल्के होते हैं और इनका इस्तेमाल मौजूदा नोट की तरह ही किया जा सकता है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि मौजूदा समय में जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं वो कागज नहीं बल्कि कॉटन और लिनन के रेशों से बने होते हैं। ये सामान्य कागज से कहीं मजबूत और टिकाऊ होते हैं। लेकिन सवाल है कि जो नोट इतने लंबे समय से चल रहे हैं उन्हें हटाकर आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों लाना चाहता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलते हैं, इन पर गंदगी और नमी का असर कम होता है, ये आसानी से फटते नहीं हैं। पॉलीमर नोट 2.5 से 4 गुना ज्यादा टिकते हैं, इसलिए लंबे समय में नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ेगी। आरबीआई के मुताबिक मौजूदा नोट छापने पर 2023-24 में 5,101 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 6,373 करोड़ रुपए हो गया, यानी एक साल में खर्च करीब 25% बढ़ गया। वहीं प्लास्टिक करेंसी की उम्र लंबी होने की वजह से बार बार नोट छापने की जरूरत कम हो जाती है। दूसरी तरफ खराब होने की वजह से मौजूदा नोट को चलन से बाहर करने में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में 21 अरब 24 करोड़ गंदे नोटों को सर्कुलेशन से हटाया गया, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 23 अरब 80 करोड़ हो गया, यानी एक साल में गंदे नोटों की संख्या में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। सुरक्षा के हिसाब से भी इनमें कई खूबियां होती है, जैसे माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम और विशेष प्रकार की स्याही। इससे इनकी नकल करना काफी मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर आरबीआई का मकसद लागत कम करना और बेहतर क्वालिटी के नोट देना है, ताकि बार बार नोट छापने और नष्ट करने का खर्च घटे। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की कोशिश 14 साल पहले भी की गई थी। 2012 में 5 शहरों में ट्रायल के लिए 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने का फैसला लिया गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। उस समय भारत के एटीएम प्लास्टिक नोटों के हिसाब से नहीं थे, यानी एटीएम से प्लास्टिक के नोट नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब एटीएम की यह दिक्कत दूर हो गई है। हालांकि दुनिया के जिन देशों में प्लास्टिक नोट चलन में है वहां कई दिक्कतें भी सामने आई हैं, जैसे वो आपस में चिपक जाते हैं। नए होने पर ये मौजूदा नोट की तरह आसानी से नहीं मुड़ते हैं, लेकिन इन समस्याओं के मुकाबले इनके फायदे ज्यादा होने की वजह से प्लास्टिक नोट का चलन बढ़ता ही जा रहा है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए, दुनिया के लगभग 60 देशों में फिलहाल प्लास्टिक के बैंक नोट चलन में है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में $10 का प्लास्टिक नोट जारी किया था। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के मुताबिक प्लास्टिक के नोट छापने पर उसे 25 वर्षों में $1 अरब की बचत हुई है। इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में भी प्लास्टिक नोट चलन में आया। रोमानिया यूरोप का पहला देश है जिसने 1999 में प्लास्टिक नोट जारी किया था। कनाडा ने 2011 में प्लास्टिक नोट जारी किए, वहीं ब्रिटेन ने 2016 में प्लास्टिक नोट जारी करने की शुरुआत की। हालांकि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी प्रमुख करेंसी अभी भी प्लास्टिक में नहीं है। डीएनए मित्रों, एक तरफ आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट लॉन्च करने की बात कही, दूसरी तरफ आपकी ईएमआई, महंगाई और जीडीपी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आरबीआई ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बैठक यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दूसरी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने से आपने जो कर्ज लिया है उसकी किस्त में भी बदलाव नहीं होगा, यानी ईएमआई पहले की तरह रहेगी। 2025 में इसे 6.5% से घटाकर 5.25% पर लाया गया था, लेकिन 2026 में अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मित्रों, आरबीआई ने कर्ज पर ब्याज भले ही नहीं बदला हो, लेकिन इसके बावजूद महंगाई को लेकर आशंका जताई गई है। आरबीआई ने कहा है कि इस साल खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान है। यह पहले के अनुमान से लगभग आधा प्रतिशत ज्यादा है। आरबीआई के मुताबिक तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच महंगाई सबसे ज्यादा रहेगी। वहीं चौथी तिमाही यानी 2027 के शुरुआती 3 महीनों में महंगाई दर में थोड़ी कमी आएगी। आरबीआई ने जहां महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है, वहीं विकास दर में कमी आने की बात भी कही है। आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगा। पहले 6.9% का आकलन किया गया था। मित्रों, पिछले वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास के आंकड़े आज ही आए हैं। इसमें भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। 2025-26 में भारत का ग्रोथ 7.7% दर्ज किया गया, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में यह 6.6% रहने का अनुमान है। महंगाई और विकास के मामले में इस झटके के पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं।
आरबीआई के मुताबिक कमजोर मॉनसून का असर विकास पर दिखेगा। इससे फसलों की पैदावार और गांव में मांग की कमी आने की आशंका है। साथ ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भी ग्रोथ में कमी आएगी। अप्रैल और मई के महीनों में भारत के द्वारा खरीदे गए तेल का औसत लगभग $110 प्रति बैरल रहा, जो कि युद्ध से पहले की तुलना में लगभग 60% ज्यादा है। मित्रों, मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि यह युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा और अब जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो यही साबित कर रहे हैं। मित्रों, युद्ध के असर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है। यही वजह है कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के बाद अब एक और कंपनी ने भारत के डेटा सेंटर मार्केट में बड़े निवेश का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एयर ट्रंक ने भारत में $30 अरब यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। मित्रों, यह भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम में सबसे बड़ा विदेशी निवेश बताया जा रहा है। एयर ट्रंक इतने पैसे से 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर तैयार करेगा। यह निवेश अगले 4 वर्षों यानी 2030 तक भारत में आएगा। कंपनी का यह निवेश भारत को डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वैश्विक केंद्र बनाने में मददगार होगा। एयर ट्रंक ने इसी साल अप्रैल में भारतीय बाजार में कदम रखा था और अब उसने इतने बड़े निवेश का ऐलान किया है। डीएनए मित्रों, दुनिया की दिग्गज कंपनियों को भारत की इकोनॉमी पर यकीन है, इसलिए वो यहां अपना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन उन्हीं देशों की मीडिया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अफवाह फैलाने की ताक में लगी रहती है। हमने डीएनए में कल आपको बताया था कि किस तरह अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने भारत के स्वर्ण भंडार को लेकर अफवाह फैलाई थी। बिना किसी ठोस तथ्य के उसने दावा कर दिया कि भारत ने $12 अरब का गोल्ड रिजर्व बेचा है। डीएनए में खबर दिखाने के तकरीबन 45 मिनट बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी ये झूठी रिपोर्ट वापस ले ली। ब्लूमबर्ग ने एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी गलत खबर को वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद वेबसाइट पर भी उसने ये रिपोर्ट वापस ले ली। अपनी गलती मानते हुए उसने क्या लिखा, आज ये भी आपको जानना चाहिए। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि उसने 2 जून को प्रकाशित खबर वापस ले ली है। ये ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के गलत विश्लेषण पर आधारित थी। इसमें आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने के लिए गलती से उसी दिन की घरेलू सोने की कीमतों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की पिछले दिन की कीमतों का इस्तेमाल करने पर पता चलता है कि मई में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सोचिए, ब्लूमबर्ग अपने बारे में लिखता है द वर्ड इन बिजनेस न्यूज, द फर्स्ट वर्ड इन बिजनेस न्यूज, लेकिन उसे यह नहीं पता कि गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने में आरबीआई किस दिन और किस बाजार की कीमत का इस्तेमाल करता है। मित्रों, गलत जानकारी के आधार पर झूठी खबर पूरी दुनिया में फैलाई गई और पकड़े जाने पर ब्लूमबर्ग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गलत तरीका अपनाने की वजह से ऐसा हो गया। सवाल यह कि ब्लूमबर्ग ने गलती तो मान ली, लेकिन माफी कब मांगेंगे? और वो लोग कब माफी मांगेंगे जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा करके देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे? हमारे देश में मौजूद कुंठा क्लब के सदस्यों के लिए भी ये एक सबक है। वो पीआईबी और आरबीआई के खंडन के बावजूद दावा कर रहे थे कि ब्लूमबर्ग की खबर सही है। आरबीआई ने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई है, लेकिन अब जिस झूठी खबर के सहारे वो अफवाह फैलाने में लगे थे, उसने ही उनका साथ छोड़ दिया। अब हम आज की उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ी है। ये आपके नोट की खबर है। जल्द ही आपका नोट बदलने वाला है। आपका नोट अब प्लास्टिक का होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर आज कह दिया कि वो प्लास्टिक के नोट लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों ला रहा है? प्लास्टिक के नोट लाने से क्या फायदे होंगे? दुनिया में किन किन देशों में प्लास्टिक नोट पहले से चलन में है? और 10, 20, 50, 100, 200, 500 क्या सारे नोट बदल जाएंगे? इन सभी सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्लास्टिक के नोट पर आरबीआई ने क्या कहा। प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। जो भी खबरें सामने आई हैं, उनमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम इसके फायदे नुकसान की पड़ताल कर रहे हैं। ये शुरुआती चरण में है। वैसे प्लास्टिक नोट का सही तकनीकी नाम पॉलीमर बैंक नोट है। यह प्लास्टिक कार्ड जैसा नहीं होता, बल्कि पॉलीमर सबस्ट्रेट से बना नोट होता है जिसे मोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक होने के बावजूद ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते। ये हल्के होते हैं और इनका इस्तेमाल मौजूदा नोट की तरह ही किया जा सकता है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि मौजूदा समय में जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं वो कागज नहीं बल्कि कॉटन और लिनन के रेशों से बने होते हैं। ये सामान्य कागज से कहीं मजबूत और टिकाऊ होते हैं। लेकिन सवाल है कि जो नोट इतने लंबे समय से चल रहे हैं उन्हें हटाकर आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों लाना चाहता है?
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलते हैं, इन पर गंदगी और नमी का असर कम होता है, ये आसानी से फटते नहीं हैं। पॉलीमर नोट 2.5 से 4 गुना ज्यादा टिकते हैं, इसलिए लंबे समय में नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ेगी। आरबीआई के मुताबिक मौजूदा नोट छापने पर 2023-24 में 5,101 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 6,373 करोड़ रुपए हो गया, यानी एक साल में खर्च करीब 25% बढ़ गया। वहीं प्लास्टिक करेंसी की उम्र लंबी होने की वजह से बार बार नोट छापने की जरूरत कम हो जाती है। दूसरी तरफ खराब होने की वजह से मौजूदा नोट को चलन से बाहर करने में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में 21 अरब 24 करोड़ गंदे नोटों को सर्कुलेशन से हटाया गया, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 23 अरब 80 करोड़ हो गया, यानी एक साल में गंदे नोटों की संख्या में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। सुरक्षा के हिसाब से भी इनमें कई खूबियां होती हैं, जैसे माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम और विशेष प्रकार की स्याही। इससे इनकी नकल करना काफी मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर आरबीआई का मकसद लागत कम करना और बेहतर क्वालिटी के नोट देना है, ताकि बार बार नोट छापने और नष्ट करने का खर्च घटे। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की कोशिश 14 साल पहले भी की गई थी। 2012 में 5 शहरों में ट्रायल के लिए 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने का फैसला लिया गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। उस समय भारत के एटीएम प्लास्टिक नोटों के हिसाब से नहीं थे, यानी एटीएम से प्लास्टिक के नोट नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब एटीएम की यह दिक्कत दूर हो गई है। हालांकि दुनिया के जिन देशों में प्लास्टिक नोट चलन में है, वहां कई दिक्कतें भी सामने आई हैं, जैसे वो आपस में चिपक जाते हैं। नए होने पर ये मौजूदा नोट की तरह आसानी से नहीं मुड़ते हैं, लेकिन इन समस्याओं के मुकाबले इनके फायदे ज्यादा होने की वजह से प्लास्टिक नोट का चलन बढ़ता ही जा रहा है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए, दुनिया के लगभग 60 देशों में फिलहाल प्लास्टिक के बैंक नोट चलन में है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में $10 का प्लास्टिक नोट जारी किया था। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के मुताबिक प्लास्टिक के नोट छापने पर उसे 25 वर्षों में $1 अरब की बचत हुई है। इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में भी प्लास्टिक नोट चलन में आया। रोमानिया यूरोप का पहला देश है जिसने 1999 में प्लास्टिक नोट जारी किया था। कनाडा ने 2011 में प्लास्टिक नोट जारी किए, वहीं ब्रिटेन ने 2016 में प्लास्टिक नोट जारी करने की शुरुआत की। हालांकि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी प्रमुख करेंसी अभी भी प्लास्टिक में नहीं है। डीएनए मित्रों, एक तरफ आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट लॉन्च करने की बात कही, दूसरी तरफ आपकी ईएमआई, महंगाई और जीडीपी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आरबीआई ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बैठक यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दूसरी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने से आपने जो कर्ज लिया है उसकी किस्त में भी बदलाव नहीं होगा, यानी ईएमआई पहले की तरह रहेगी। 2025 में इसे 6.5% से घटाकर 5.25% पर लाया गया था, लेकिन 2026 में अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मित्रों, आरबीआई ने कर्ज पर ब्याज भले ही नहीं बदला हो, लेकिन इसके बावजूद महंगाई को लेकर आशंका जताई गई है। आरबीआई ने कहा है कि इस साल खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान है। यह पहले के अनुमान से लगभग आधा प्रतिशत ज्यादा है। आरबीआई के मुताबिक तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच महंगाई सबसे ज्यादा रहेगी। वहीं चौथी तिमाही यानी 2027 के शुरुआती 3 महीनों में महंगाई दर में थोड़ी कमी आएगी। आरबीआई ने जहां महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है, वहीं विकास दर में कमी आने की बात भी कही है। आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगा। पहले 6.9% का आकलन किया गया था। मित्रों, पिछले वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास के आंकड़े आज ही आए हैं। इसमें भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। 2025-26 में भारत का ग्रोथ 7.7% दर्ज किया गया, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में यह 6.6% रहने का अनुमान है। महंगाई और विकास के मामले में इस झटके के पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। आरबीआई के मुताबिक कमजोर मॉनसून का असर विकास पर दिखेगा। इससे फसलों की पैदावार और गांव में मांग की कमी आने की आशंका है। साथ ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भी ग्रोथ में कमी आएगी। अप्रैल और मई के महीनों में भारत के द्वारा खरीदे गए तेल का औसत लगभग $110 प्रति बैरल रहा, जो कि युद्ध से पहले की तुलना में लगभग 60% ज्यादा है। मित्रों, मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि यह युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, और अब जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो यही साबित कर रहे हैं। मित्रों, युद्ध के असर के बावजूद
भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है। यही वजह है कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के बाद अब एक और कंपनी ने भारत के डेटा सेंटर मार्केट में बड़े निवेश का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एयरट्रंक ने भारत में $30 अरब यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। मित्रों, यह भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम में सबसे बड़ा विदेशी निवेश बताया जा रहा है। एयरट्रंक इतने पैसे से 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर तैयार करेगा। यह निवेश अगले 4 वर्षों यानी 2030 तक भारत में आएगा। कंपनी का यह निवेश भारत को डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वैश्विक केंद्र बनाने में मददगार होगा। एयरट्रंक ने इसी साल अप्रैल में भारतीय बाजार में कदम रखा था और अब उसने इतने बड़े निवेश का ऐलान किया है। डीएनए मित्रों, दुनिया की दिग्गज कंपनियों को भारत की इकोनॉमी पर यकीन है, इसलिए वो यहां अपना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन उन्हीं देशों की मीडिया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अफवाह फैलाने की ताक में लगी रहती है। हमने डीएनए में कल आपको बताया था कि किस तरह अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने भारत के स्वर्ण भंडार को लेकर अफवाह फैलाई थी। बिना किसी ठोस तथ्य के उसने दावा कर दिया कि भारत ने $12 अरब का गोल्ड रिजर्व बेचा है। डीएनए में खबर दिखाने के तकरीबन 45 मिनट बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी ये झूठी रिपोर्ट वापस ले ली। ब्लूमबर्ग ने एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी गलत खबर को वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद वेबसाइट पर भी उसने ये रिपोर्ट वापस ले ली। अपनी गलती मानते हुए उसने क्या लिखा, आज ये भी आपको जानना चाहिए। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि उसने 2 जून को प्रकाशित खबर वापस ले ली है। ये ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के गलत विश्लेषण पर आधारित थी। इसमें आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने के लिए गलती से उसी दिन की घरेलू सोने की कीमतों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की पिछले दिन की कीमतों का इस्तेमाल करने पर पता चलता है कि मई में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सोचिए, ब्लूमबर्ग अपने बारे में लिखता है द वर्ड इन बिजनेस न्यूज, द फर्स्ट वर्ड इन बिजनेस न्यूज, लेकिन उसे यह नहीं पता कि गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने में आरबीआई किस दिन और किस बाजार की कीमत का इस्तेमाल करता है। मित्रों, गलत जानकारी के आधार पर झूठी खबर पूरी दुनिया में फैलाई गई और पकड़े जाने पर ब्लूमबर्ग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गलत तरीका अपनाने की वजह से ऐसा हो गया। सवाल यह कि ब्लूमबर्ग ने गलती तो मान ली, लेकिन माफी कब मांगेंगे? और वो लोग कब माफी मांगेंगे जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा करके देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे? हमारे देश में मौजूद कुंठा क्लब के सदस्यों के लिए भी ये एक सबक है। वो पीआईबी और आरबीआई के खंडन के बावजूद दावा कर रहे थे कि ब्लूमबर्ग की खबर सही है। आरबीआई ने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई है, लेकिन अब जिस झूठी खबर के सहारे वो अफवाह फैलाने में लगे थे, उसने ही उनका साथ छोड़ दिया। अब हम आज की उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ी है। ये आपके नोट की खबर है। जल्द ही आपका नोट बदलने वाला है। आपका नोट अब प्लास्टिक का होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर आज कह दिया कि वो प्लास्टिक के नोट लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों ला रहा है? प्लास्टिक के नोट लाने से क्या फायदे होंगे? दुनिया में किन किन देशों में प्लास्टिक नोट पहले से चलन में है? और 10, 20, 50, 100, 200, 500 क्या सारे नोट बदल जाएंगे? इन सभी सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्लास्टिक के नोट पर आरबीआई ने क्या कहा। प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। जो भी खबरें सामने आई हैं, उनमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम इसके फायदे नुकसान की पड़ताल कर रहे हैं। ये शुरुआती चरण में है। वैसे प्लास्टिक नोट का सही तकनीकी नाम पॉलीमर बैंक नोट है। यह प्लास्टिक कार्ड जैसा नहीं होता, बल्कि पॉलीमर सबस्ट्रेट से बना नोट होता है जिसे मोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक होने के बावजूद ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते। ये हल्के होते हैं और इनका इस्तेमाल मौजूदा नोट की तरह ही किया जा सकता है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि मौजूदा समय में जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं वो कागज नहीं बल्कि कॉटन और लिनन के रेशों से बने होते हैं। ये सामान्य कागज से कहीं मजबूत और टिकाऊ होते हैं। लेकिन सवाल है कि जो नोट इतने लंबे समय से चल रहे हैं, उन्हें हटाकर आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों लाना चाहता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलते हैं। इन पर गंदगी और नमी का असर कम होता है। ये आसानी से फटते नहीं हैं। पॉलीमर नोट 2.5 से 4 गुना ज्यादा टिकते हैं, इसलिए लंबे समय में नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ेगी। आरबीआई के मुताबिक मौजूदा नोट छापने पर 2023-24 में 5,101 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 6,373 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में खर्च करीब 25% बढ़ गया।
वहीं प्लास्टिक करेंसी की उम्र लंबी होने की वजह से बार बार नोट छापने की जरूरत कम हो जाती है। दूसरी तरफ खराब होने की वजह से मौजूदा नोट को चलन से बाहर करने में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में 21 अरब 24 करोड़ गंदे नोटों को सर्कुलेशन से हटाया गया, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 23 अरब 80 करोड़ हो गया। यानी एक साल में गंदे नोटों की संख्या में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। सुरक्षा के हिसाब से भी इनमें कई खूबियां होती हैं, जैसे माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम और विशेष प्रकार की स्याही। इससे इनकी नकल करना काफी मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर आरबीआई का मकसद लागत कम करना और बेहतर क्वालिटी के नोट देना है, ताकि बार बार नोट छापने और नष्ट करने का खर्च घटे। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की कोशिश 14 साल पहले भी की गई थी। 2012 में 5 शहरों में ट्रायल के लिए 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने का फैसला लिया गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। उस समय भारत के एटीएम प्लास्टिक नोटों के हिसाब से नहीं थे, यानी एटीएम से प्लास्टिक के नोट नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब एटीएम की यह दिक्कत दूर हो गई है। हालांकि दुनिया के जिन देशों में प्लास्टिक नोट चलन में है, वहां कई दिक्कतें भी सामने आई हैं, जैसे वो आपस में चिपक जाते हैं। नए होने पर ये मौजूदा नोट की तरह आसानी से नहीं मुड़ते हैं, लेकिन इन समस्याओं के मुकाबले इनके फायदे ज्यादा होने की वजह से प्लास्टिक नोट का चलन बढ़ता ही जा रहा है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए, दुनिया के लगभग 60 देशों में फिलहाल प्लास्टिक के बैंक नोट चलन में है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में $10 का प्लास्टिक नोट जारी किया था। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के मुताबिक प्लास्टिक के नोट छापने पर उसे 25 वर्षों में $1 अरब की बचत हुई है। इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में भी प्लास्टिक नोट चलन में आया। रोमानिया यूरोप का पहला देश है जिसने 1999 में प्लास्टिक नोट जारी किया था। कनाडा ने 2011 में प्लास्टिक नोट जारी किए। वहीं ब्रिटेन ने 2016 में प्लास्टिक नोट जारी करने की शुरुआत की। हालांकि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी प्रमुख करेंसी अभी भी प्लास्टिक में नहीं है। डीएनए मित्रों, एक तरफ आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट लॉन्च करने की बात कही, दूसरी तरफ आपकी ईएमआई, महंगाई और जीडीपी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आरबीआई ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बैठक यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दूसरी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने से आपने जो कर्ज लिया है उसकी किस्त में भी बदलाव नहीं होगा, यानी ईएमआई पहले की तरह रहेगी। 2025 में इसे 6.5% से घटाकर 5.25% पर लाया गया था, लेकिन 2026 में अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मित्रों, आरबीआई ने कर्ज पर ब्याज भले ही नहीं बदला हो, लेकिन इसके बावजूद महंगाई को लेकर आशंका जताई गई है। आरबीआई ने कहा है कि इस साल खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान है। यह पहले के अनुमान से लगभग आधा प्रतिशत ज्यादा है। आरबीआई के मुताबिक तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच महंगाई सबसे ज्यादा रहेगी। वहीं चौथी तिमाही यानी 2027 के शुरुआती 3 महीनों में महंगाई दर में थोड़ी कमी आएगी। आरबीआई ने जहां महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है, वहीं विकास दर में कमी आने की बात भी कही है। आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगा। पहले 6.9% का आकलन किया गया था। मित्रों, पिछले वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास के आंकड़े आज ही आए हैं। इसमें भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। 2025-26 में भारत का ग्रोथ 7.7% दर्ज किया गया, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में यह 6.6% रहने का अनुमान है। महंगाई और विकास के मामले में इस झटके के पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। आरबीआई के मुताबिक कमजोर मानसून का असर विकास पर दिखेगा। इससे फसलों की पैदावार और गांव में मांग की कमी आने की आशंका है। साथ ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भी ग्रोथ में कमी आएगी। अप्रैल और मई के महीनों में भारत के द्वारा खरीदे गए तेल का औसत लगभग $110 प्रति बैरल रहा, जो कि युद्ध से पहले की तुलना में लगभग 60% ज्यादा है। मित्रों, मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि यह युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, और अब जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो यही साबित कर रहे हैं। मित्रों, युद्ध के असर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है। यही वजह है कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के बाद अब एक और कंपनी ने भारत के डेटा सेंटर मार्केट में बड़े निवेश का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एयर ट्रंक ने भारत में $30 अरब यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। मित्रों, यह भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम में सबसे बड़ा विदेशी निवेश बताया जा रहा है।
एयर ट्रंक इतने पैसे से 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर तैयार करेगा। यह निवेश अगले 4 वर्षों यानी 2030 तक भारत में आएगा। कंपनी का यह निवेश भारत को डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वैश्विक केंद्र बनाने में मददगार होगा। एयर ट्रंक ने इसी साल अप्रैल में भारतीय बाजार में कदम रखा था और अब उसने इतने बड़े निवेश का ऐलान किया है। डीएनए मित्रों, दुनिया की दिग्गज कंपनियों को भारत की इकोनॉमी पर यकीन है, इसलिए वो यहां अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं देशों की मीडिया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अफवाह फैलाने की ताक में लगी रहती है। हमने डीएनए में कल आपको बताया था कि किस तरह अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने भारत के स्वर्ण भंडार को लेकर अफवाह फैलाई थी। बिना किसी ठोस तथ्य के उसने दावा कर दिया कि भारत ने $12 अरब का गोल्ड रिजर्व बेचा है। डीएनए में खबर दिखाने के तकरीबन 45 मिनट बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी यह झूठी रिपोर्ट वापस ले ली। ब्लूमबर्ग ने एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी गलत खबर को वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद वेबसाइट पर भी उसने ये रिपोर्ट वापस ले ली। अपनी गलती मानते हुए उसने क्या लिखा, आज ये भी आपको जानना चाहिए। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि उसने 2 जून को प्रकाशित खबर वापस ले ली है। ये ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के गलत विश्लेषण पर आधारित थी। इसमें आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने के लिए गलती से उसी दिन की घरेलू सोने की कीमतों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की पिछले दिन की कीमतों का इस्तेमाल करने पर पता चलता है कि मई में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सोचिए, ब्लूमबर्ग अपने बारे में लिखता है द वर्ड इन बिजनेस न्यूज, द फर्स्ट वर्ड इन बिजनेस न्यूज, लेकिन उसे यह नहीं पता कि गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने में आरबीआई किस दिन और किस बाजार की कीमत का इस्तेमाल करता है। मित्रों, गलत जानकारी के आधार पर झूठी खबर पूरी दुनिया में फैलाई गई और पकड़े जाने पर ब्लूमबर्ग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गलत तरीका अपनाने की वजह से ऐसा हो गया। सवाल यह कि ब्लूमबर्ग ने गलती तो मान ली, लेकिन माफी कब मांगेंगे, और वो लोग कब माफी मांगेंगे जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा करके देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। हमारे देश में मौजूद कुंठा क्लब के सदस्यों के लिए भी ये एक सबक है। वो पीआईबी और आरबीआई के खंडन के बावजूद दावा कर रहे थे कि ब्लूमबर्ग की खबर सही है। आरबीआई ने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई है, लेकिन अब जिस झूठी खबर के सहारे वो अफवाह फैलाने में लगे थे, उसने ही उनका साथ छोड़ दिया। अब हम आज की उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ी है। ये आपके नोट की खबर है। जल्द ही आपका नोट बदलने वाला है। आपका नोट अब प्लास्टिक का होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर आज कह दिया कि वो प्लास्टिक के नोट लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों ला रहा है? प्लास्टिक के नोट लाने से क्या फायदे होंगे? दुनिया में किन किन देशों में प्लास्टिक नोट पहले से चलन में है और 10, 20, 50, 100, 200, 500 क्या सारे नोट बदल जाएंगे? इन सभी सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्लास्टिक के नोट पर आरबीआई ने क्या कहा। प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। जो भी खबरें सामने आई हैं, उनमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम इसके फायदे नुकसान की पड़ताल कर रहे हैं। ये शुरुआती चरण में है। वैसे प्लास्टिक नोट का सही तकनीकी नाम पॉलीमर बैंक नोट है। यह प्लास्टिक कार्ड जैसा नहीं होता, बल्कि पॉलीमर सबस्ट्रेट से बना नोट होता है जिसे मोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक होने के बावजूद ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते। ये हल्के होते हैं और इनका इस्तेमाल मौजूदा नोट की तरह ही किया जा सकता है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि मौजूदा समय में जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं वो कागज नहीं बल्कि कॉटन और लिनन के रेशों से बने होते हैं। ये सामान्य कागज से कहीं मजबूत और टिकाऊ होते हैं। लेकिन सवाल है कि जो नोट इतने लंबे समय से चल रहे हैं, उन्हें हटाकर आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों लाना चाहता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलते हैं। इन पर गंदगी और नमी का असर कम होता है। ये आसानी से फटते नहीं हैं। पॉलीमर नोट 2.5 से 4 गुना ज्यादा टिकते हैं, इसलिए लंबे समय में नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ेगी। आरबीआई के मुताबिक मौजूदा नोट छापने पर 2023-24 में 5,101 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 6,373 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में खर्च करीब 25% बढ़ गया। वहीं प्लास्टिक करेंसी की उम्र लंबी होने की वजह से बार बार नोट छापने की जरूरत कम हो जाती है। दूसरी तरफ खराब होने की वजह से मौजूदा नोट को चलन से बाहर करने में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में 21 अरब 24 करोड़ गंदे नोटों को सर्कुलेशन से हटाया गया, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 23 अरब 80 करोड़ हो गया। यानी एक साल में गंदे नोटों की संख्या में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। सुरक्षा के हिसाब से भी इनमें कई खूबियां होती हैं, जैसे माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम
और विशेष प्रकार की स्याही। इससे इनकी नकल करना काफी मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर आरबीआई का मकसद लागत कम करना और बेहतर क्वालिटी के नोट देना है, ताकि बार बार नोट छापने और नष्ट करने का खर्च घटे। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की कोशिश 14 साल पहले भी की गई थी। 2012 में 5 शहरों में ट्रायल के लिए 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने का फैसला लिया गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। उस समय भारत के एटीएम प्लास्टिक नोटों के हिसाब से नहीं थे, यानी एटीएम से प्लास्टिक के नोट नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब एटीएम की यह दिक्कत दूर हो गई है। हालांकि दुनिया के जिन देशों में प्लास्टिक नोट चलन में है, वहां कई दिक्कतें भी सामने आई हैं, जैसे वो आपस में चिपक जाते हैं। नए होने पर ये मौजूदा नोट की तरह आसानी से नहीं मुड़ते हैं, लेकिन इन समस्याओं के मुकाबले इनके फायदे ज्यादा होने की वजह से प्लास्टिक नोट का चलन बढ़ता ही जा रहा है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए, दुनिया के लगभग 60 देशों में फिलहाल प्लास्टिक के बैंक नोट चलन में है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में $10 का प्लास्टिक नोट जारी किया था। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के मुताबिक प्लास्टिक के नोट छापने पर उसे 25 वर्षों में $1 अरब की बचत हुई है। इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में भी प्लास्टिक नोट चलन में आया। रोमानिया यूरोप का पहला देश है जिसने 1999 में प्लास्टिक नोट जारी किया था। कनाडा ने 2011 में प्लास्टिक नोट जारी किए। वहीं ब्रिटेन ने 2016 में प्लास्टिक नोट जारी करने की शुरुआत की। हालांकि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी प्रमुख करेंसी अभी भी प्लास्टिक में नहीं है। डीएनए मित्रों, एक तरफ आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट लॉन्च करने की बात कही, दूसरी तरफ आपकी ईएमआई, महंगाई और जीडीपी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आरबीआई ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बैठक यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दूसरी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने से आपने जो कर्ज लिया है उसकी किस्त में भी बदलाव नहीं होगा, यानी ईएमआई पहले की तरह रहेगी। 2025 में इसे 6.5% से घटाकर 5.25% पर लाया गया था, लेकिन 2026 में अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मित्रों, आरबीआई ने कर्ज पर ब्याज भले ही नहीं बदला हो, लेकिन इसके बावजूद महंगाई को लेकर आशंका जताई गई है। आरबीआई ने कहा है कि इस साल खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान है। यह पहले के अनुमान से लगभग ½ ज्यादा है। आरबीआई के मुताबिक तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच महंगाई सबसे ज्यादा रहेगी। वहीं चौथी तिमाही यानी 2027 के शुरुआती 3 महीनों में महंगाई दर में थोड़ी कमी आएगी। आरबीआई ने जहां महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है, वहीं विकास दर में कमी आने की बात भी कही है। आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगा। पहले 6.9% का आकलन किया गया था। मित्रों, पिछले वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास के आंकड़े आज ही आए हैं। इसमें भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। 2025-26 में भारत का ग्रोथ 7.7% दर्ज किया गया, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में यह 6.6% रहने का अनुमान है। महंगाई और विकास के मामले में इस झटके के पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। आरबीआई के मुताबिक कमजोर मानसून का असर विकास पर दिखेगा। इससे फसलों की पैदावार और गांव में मांग की कमी आने की आशंका है। साथ ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भी ग्रोथ में कमी आएगी। अप्रैल और मई के महीनों में भारत के द्वारा खरीदे गए तेल का औसत लगभग $110 प्रति बैरल रहा, जो कि युद्ध से पहले की तुलना में लगभग 60% ज्यादा है। मित्रों, मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि यह युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, और अब जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो यही साबित कर रहे हैं। मित्रों, युद्ध के असर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है। यही वजह है कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के बाद अब एक और कंपनी ने भारत के डेटा सेंटर मार्केट में बड़े निवेश का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एयरट्रंक ने भारत में $30 अरब यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। मित्रों, यह भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम में सबसे बड़ा विदेशी निवेश बताया जा रहा है। एयरट्रंक इतने पैसे से 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर तैयार करेगा। यह निवेश अगले 4 वर्षों यानी 2030 तक भारत में आएगा। कंपनी का यह निवेश भारत को डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वैश्विक केंद्र बनाने में मददगार होगा। एयरट्रंक ने इसी साल अप्रैल में भारतीय बाजार में कदम रखा था और अब उसने इतने बड़े निवेश का ऐलान किया है। डीएनए मित्रों, दुनिया की दिग्गज कंपनियों को भारत की इकोनॉमी पर यकीन है, इसलिए वो यहां अपना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन उन्हीं देशों की मीडिया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अफवाह फैलाने की ताक में लगी रहती है।
हमने डीएनए में कल आपको बताया था कि किस तरह अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने भारत के स्वर्ण भंडार को लेकर अफवाह फैलाई थी। बिना किसी ठोस तथ्य के उसने दावा कर दिया कि भारत ने 12 अरब डॉलर का गोल्ड रिजर्व बेचा है। डीएनए में खबर दिखाने के तकरीबन 45 मिनट बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी ये झूठी रिपोर्ट वापस ले ली। ब्लूमबर्ग ने एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी गलत खबर को वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद वेबसाइट पर भी उसने ये रिपोर्ट वापस ले ली। अपनी गलती मानते हुए उसने क्या लिखा, आज ये भी आपको जानना चाहिए। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि उसने 2 जून को प्रकाशित खबर वापस ले ली है। ये ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के गलत विश्लेषण पर आधारित थी। इसमें आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने के लिए गलती से उसी दिन की घरेलू सोने की कीमतों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की पिछले दिन की कीमतों का इस्तेमाल करने पर पता चलता है कि मई में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सोचिए, ब्लूमबर्ग अपने बारे में लिखता है द वर्ड इन बिजनेस न्यूज, द फर्स्ट वर्ड इन बिजनेस न्यूज, लेकिन उसे यह नहीं पता कि गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने में आरबीआई किस दिन और किस बाजार की कीमत का इस्तेमाल करता है। मित्रों, गलत जानकारी के आधार पर झूठी खबर पूरी दुनिया में फैलाई गई और पकड़े जाने पर ब्लूमबर्ग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गलत तरीका अपनाने की वजह से ऐसा हो गया। सवाल यह कि ब्लूमबर्ग ने गलती तो मान ली, लेकिन माफी कब मांगेंगे, और वो लोग कब माफी मांगेंगे जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा करके देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। हमारे देश में मौजूद कुंठा क्लब के सदस्यों के लिए भी ये एक सबक है। वो पीआईबी और आरबीआई के खंडन के बावजूद दावा कर रहे थे कि ब्लूमबर्ग की खबर सही है। आरबीआई ने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई है, लेकिन अब जिस झूठी खबर के सहारे वो अफवाह फैलाने में लगे थे, उसने ही उनका साथ छोड़ दिया। अब हम आज की उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ी है। ये आपके नोट की खबर है। जल्द ही आपका नोट बदलने वाला है। आपका नोट अब प्लास्टिक का होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर आज कह दिया कि वो प्लास्टिक के नोट लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों ला रहा है? प्लास्टिक के नोट लाने से क्या फायदे होंगे? दुनिया में किन किन देशों में प्लास्टिक नोट पहले से चलन में है और 10, 20, 50, 100, 200, 500 क्या सारे नोट बदल जाएंगे? इन सभी सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्लास्टिक के नोट पर आरबीआई ने क्या कहा। प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। जो भी खबरें सामने आई हैं, उनमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम इसके फायदे नुकसान की पड़ताल कर रहे हैं। ये शुरुआती चरण में है। वैसे प्लास्टिक नोट का सही तकनीकी नाम पॉलीमर बैंक नोट है। यह प्लास्टिक कार्ड जैसा नहीं होता, बल्कि पॉलीमर सबस्ट्रेट से बना नोट होता है जिसे मोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक होने के बावजूद ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते। ये हल्के होते हैं और इनका इस्तेमाल मौजूदा नोट की तरह ही किया जा सकता है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि मौजूदा समय में जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं वो कागज नहीं बल्कि कॉटन और लिनन के रेशों से बने होते हैं। ये सामान्य कागज से कहीं मजबूत और टिकाऊ होते हैं। लेकिन सवाल है कि जो नोट इतने लंबे समय से चल रहे हैं, उन्हें हटाकर आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों लाना चाहता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलते हैं। इन पर गंदगी और नमी का असर कम होता है। ये आसानी से फटते नहीं हैं। पॉलीमर नोट 2.5 से 4 गुना ज्यादा टिकते हैं, इसलिए लंबे समय में नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ेगी। आरबीआई के मुताबिक मौजूदा नोट छापने पर 2023-24 में 5,101 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 6,373 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में खर्च करीब 25% बढ़ गया। वहीं प्लास्टिक करेंसी की उम्र लंबी होने की वजह से बार बार नोट छापने की जरूरत कम हो जाती है। दूसरी तरफ खराब होने की वजह से मौजूदा नोट को चलन से बाहर करने में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में 21 अरब 24 करोड़ गंदे नोटों को सर्कुलेशन से हटाया गया, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 23 अरब 80 करोड़ हो गया। यानी एक साल में गंदे नोटों की संख्या में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। सुरक्षा के हिसाब से भी इनमें कई खूबियां होती हैं, जैसे माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम और विशेष प्रकार की स्याही। इससे इनकी नकल करना काफी मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर आरबीआई का मकसद लागत कम करना और बेहतर क्वालिटी के नोट देना है, ताकि बार बार नोट छापने और नष्ट करने का खर्च घटे। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की कोशिश 14 साल पहले भी की गई थी। 2012 में 5 शहरों में ट्रायल के लिए 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने का फैसला लिया गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। उस समय भारत के एटीएम प्लास्टिक नोटों के हिसाब से नहीं थे,
यानी एटीएम से प्लास्टिक के नोट नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब एटीएम की यह दिक्कत दूर हो गई है। हालांकि दुनिया के जिन देशों में प्लास्टिक नोट चलन में है, वहां कई दिक्कतें भी सामने आई हैं, जैसे वो आपस में चिपक जाते हैं। नए होने पर ये मौजूदा नोट की तरह आसानी से नहीं मुड़ते हैं, लेकिन इन समस्याओं के मुकाबले इनके फायदे ज्यादा होने की वजह से प्लास्टिक नोट का चलन बढ़ता ही जा रहा है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए, दुनिया के लगभग 60 देशों में फिलहाल प्लास्टिक के बैंक नोट चलन में है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में $10 का प्लास्टिक नोट जारी किया था। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के मुताबिक प्लास्टिक के नोट छापने पर उसे 25 वर्षों में $1 अरब की बचत हुई है। इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में भी प्लास्टिक नोट चलन में आया। रोमानिया यूरोप का पहला देश है जिसने 1999 में प्लास्टिक नोट जारी किया था। कनाडा ने 2011 में प्लास्टिक नोट जारी किए। वहीं ब्रिटेन ने 2016 में प्लास्टिक नोट जारी करने की शुरुआत की। हालांकि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी प्रमुख करेंसी अभी भी प्लास्टिक में नहीं है। डीएनए मित्रों, एक तरफ आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट लॉन्च करने की बात कही, दूसरी तरफ आपकी ईएमआई, महंगाई और जीडीपी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आरबीआई ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बैठक यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दूसरी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने से आपने जो कर्ज लिया है उसकी किस्त में भी बदलाव नहीं होगा, यानी ईएमआई पहले की तरह रहेगी। 2025 में इसे 6.5% से घटाकर 5.25% पर लाया गया था, लेकिन 2026 में अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मित्रों, आरबीआई ने कर्ज पर ब्याज भले ही नहीं बदला हो, लेकिन इसके बावजूद महंगाई को लेकर आशंका जताई गई है। आरबीआई ने कहा है कि इस साल खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान है। यह पहले के अनुमान से लगभग आधा प्रतिशत ज्यादा है। आरबीआई के मुताबिक तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच महंगाई सबसे ज्यादा रहेगी। वहीं चौथी तिमाही यानी 2027 के शुरुआती 3 महीनों में महंगाई दर में थोड़ी कमी आएगी। आरबीआई ने जहां महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है, वहीं विकास दर में कमी आने की बात भी कही है। आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगा। पहले 6.9% का आकलन किया गया था। मित्रों, पिछले वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास के आंकड़े आज ही आए हैं। इसमें भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। 2025-26 में भारत का ग्रोथ 7.7% दर्ज किया गया, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में यह 6.6% रहने का अनुमान है। महंगाई और विकास के मामले में इस झटके के पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। आरबीआई के मुताबिक कमजोर मानसून का असर विकास पर दिखेगा। इससे फसलों की पैदावार और गांव में मांग की कमी आने की आशंका है। साथ ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भी ग्रोथ में कमी आएगी। अप्रैल और मई के महीनों में भारत के द्वारा खरीदे गए तेल का औसत लगभग $110 प्रति बैरल रहा, जो कि युद्ध से पहले की तुलना में लगभग 60% ज्यादा है। मित्रों, मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि यह युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, और अब जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो यही साबित कर रहे हैं। मित्रों, युद्ध के असर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है। यही वजह है कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के बाद अब एक और कंपनी ने भारत के डेटा सेंटर मार्केट में बड़े निवेश का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एयर ट्रंक ने भारत में $30 अरब यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। मित्रों, यह भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम में सबसे बड़ा विदेशी निवेश बताया जा रहा है। एयर ट्रंक इतने पैसे से 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर तैयार करेगा। यह निवेश अगले 4 वर्षों यानी 2030 तक भारत में आएगा। कंपनी का यह निवेश भारत को डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वैश्विक केंद्र बनाने में मददगार होगा। एयर ट्रंक ने इसी साल अप्रैल में भारतीय बाजार में कदम रखा था और अब उसने इतने बड़े निवेश का ऐलान किया है। डीएनए मित्रों, दुनिया की दिग्गज कंपनियों को भारत की इकोनॉमी पर यकीन है, इसलिए वो यहां अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं देशों की मीडिया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अफवाह फैलाने की ताक में लगी रहती है। हमने डीएनए में कल आपको बताया था कि किस तरह अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने भारत के स्वर्ण भंडार को लेकर अफवाह फैलाई थी। बिना किसी ठोस तथ्य के उसने दावा कर दिया कि भारत ने $12 अरब का गोल्ड रिजर्व बेचा है। डीएनए में खबर दिखाने के तकरीबन 45 मिनट बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी ये झूठी रिपोर्ट वापस ले ली। ब्लूमबर्ग ने एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी गलत खबर को वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद वेबसाइट पर भी उसने ये रिपोर्ट वापस ले ली। अपनी गलती मानते हुए उसने क्या लिखा, आज ये भी आपको जानना चाहिए।
ब्लूमबर्ग ने लिखा कि उसने 2 जून को प्रकाशित खबर वापस ले ली है। ये ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के गलत विश्लेषण पर आधारित थी। इसमें आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने के लिए गलती से उसी दिन की घरेलू सोने की कीमतों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की पिछले दिन की कीमतों का इस्तेमाल करने पर पता चलता है कि मई में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सोचिए, ब्लूमबर्ग अपने बारे में लिखता है द वर्ड इन बिजनेस न्यूज, द फर्स्ट वर्ड इन बिजनेस न्यूज, लेकिन उसे यह नहीं पता कि गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने में आरबीआई किस दिन और किस बाजार की कीमत का इस्तेमाल करता है। मित्रों, गलत जानकारी के आधार पर झूठी खबर पूरी दुनिया में फैलाई गई और पकड़े जाने पर ब्लूमबर्ग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गलत तरीका अपनाने की वजह से ऐसा हो गया। सवाल यह कि ब्लूमबर्ग ने गलती तो मान ली, लेकिन माफी कब मांगेंगे, और वो लोग कब माफी मांगेंगे जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा करके देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। हमारे देश में मौजूद कुंठा क्लब के सदस्यों के लिए भी ये एक सबक है। वो पीआईबी और आरबीआई के खंडन के बावजूद दावा कर रहे थे कि ब्लूमबर्ग की खबर सही है। आरबीआई ने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई है, लेकिन अब जिस झूठी खबर के सहारे वो अफवाह फैलाने में लगे थे, उसने ही उनका साथ छोड़ दिया। अब हम आज की उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ी है। ये आपके नोट की खबर है। जल्द ही आपका नोट बदलने वाला है। आपका नोट अब प्लास्टिक का होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर आज कह दिया कि वो प्लास्टिक के नोट लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों ला रहा है? प्लास्टिक के नोट लाने से क्या फायदे होंगे? दुनिया में किन किन देशों में प्लास्टिक नोट पहले से चलन में है और 10, 20, 50, 100, 200, 500 क्या सारे नोट बदल जाएंगे? इन सभी सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्लास्टिक के नोट पर आरबीआई ने क्या कहा। प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। जो भी खबरें सामने आई हैं, उनमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम इसके फायदे नुकसान की पड़ताल कर रहे हैं। ये शुरुआती चरण में है। वैसे प्लास्टिक नोट का सही तकनीकी नाम पॉलीमर बैंक नोट है। यह प्लास्टिक कार्ड जैसा नहीं होता, बल्कि पॉलीमर सबस्ट्रेट से बना नोट होता है जिसे मोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक होने के बावजूद ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते। ये हल्के होते हैं और इनका इस्तेमाल मौजूदा नोट की तरह ही किया जा सकता है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि मौजूदा समय में जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं वो कागज नहीं बल्कि कॉटन और लिनन के रेशों से बने होते हैं। ये सामान्य कागज से कहीं मजबूत और टिकाऊ होते हैं। लेकिन सवाल है कि जो नोट इतने लंबे समय से चल रहे हैं, उन्हें हटाकर आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों लाना चाहता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलते हैं। इन पर गंदगी और नमी का असर कम होता है। ये आसानी से फटते नहीं हैं। पॉलीमर नोट 2.5 से 4 गुना ज्यादा टिकते हैं, इसलिए लंबे समय में नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ेगी। आरबीआई के मुताबिक मौजूदा नोट छापने पर 2023-24 में 5,101 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 6,373 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में खर्च करीब 25% बढ़ गया। वहीं प्लास्टिक करेंसी की उम्र लंबी होने की वजह से बार बार नोट छापने की जरूरत कम हो जाती है। दूसरी तरफ खराब होने की वजह से मौजूदा नोट को चलन से बाहर करने में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में 21 अरब 24 करोड़ गंदे नोटों को सर्कुलेशन से हटाया गया, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 23 अरब 80 करोड़ हो गया। यानी एक साल में गंदे नोटों की संख्या में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। सुरक्षा के हिसाब से भी इनमें कई खूबियां होती हैं, जैसे माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम और विशेष प्रकार की स्याही। इससे इनकी नकल करना काफी मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर आरबीआई का मकसद लागत कम करना और बेहतर क्वालिटी के नोट देना है, ताकि बार बार नोट छापने और नष्ट करने का खर्च घटे। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की कोशिश 14 साल पहले भी की गई थी। 2012 में 5 शहरों में ट्रायल के लिए 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने का फैसला लिया गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। उस समय भारत के एटीएम प्लास्टिक नोटों के हिसाब से नहीं थे, यानी एटीएम से प्लास्टिक के नोट नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब एटीएम की यह दिक्कत दूर हो गई है। हालांकि दुनिया के जिन देशों में प्लास्टिक नोट चलन में है, वहां कई दिक्कतें भी सामने आई हैं, जैसे वो आपस में चिपक जाते हैं। नए होने पर ये मौजूदा नोट की तरह आसानी से नहीं मुड़ते हैं, लेकिन इन समस्याओं के मुकाबले इनके फायदे ज्यादा होने की वजह से प्लास्टिक नोट का चलन बढ़ता ही जा रहा है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए, दुनिया के लगभग 60 देशों में फिलहाल प्लास्टिक के बैंक नोट चलन में है।
ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में $10 का प्लास्टिक नोट जारी किया था। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के मुताबिक प्लास्टिक के नोट छापने पर उसे 25 वर्षों में $1 अरब की बचत हुई है। इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में भी प्लास्टिक नोट चलन में आया। रोमानिया यूरोप का पहला देश है जिसने 1999 में प्लास्टिक नोट जारी किया था। कनाडा ने 2011 में प्लास्टिक नोट जारी किए। वहीं ब्रिटेन ने 2016 में प्लास्टिक नोट जारी करने की शुरुआत की। हालांकि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी प्रमुख करेंसी अभी भी प्लास्टिक में नहीं है। डीएनए मित्रों, एक तरफ आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट लॉन्च करने की बात कही, दूसरी तरफ आपकी ईएमआई, महंगाई और जीडीपी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आरबीआई ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बैठक यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दूसरी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने से आपने जो कर्ज लिया है उसकी किस्त में भी बदलाव नहीं होगा, यानी ईएमआई पहले की तरह रहेगी। 2025 में इसे 6.5% से घटाकर 5.25% पर लाया गया था, लेकिन 2026 में अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मित्रों, आरबीआई ने कर्ज पर ब्याज भले ही नहीं बदला हो, लेकिन इसके बावजूद महंगाई को लेकर आशंका जताई गई है। आरबीआई ने कहा है कि इस साल खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान है। यह पहले के अनुमान से लगभग ½ ज्यादा है। आरबीआई के मुताबिक तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच महंगाई सबसे ज्यादा रहेगी। वहीं चौथी तिमाही यानी 2027 के शुरुआती 3 महीनों में महंगाई दर में थोड़ी कमी आएगी। आरबीआई ने जहां महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है, वहीं विकास दर में कमी आने की बात भी कही है। आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगा। पहले 6.9% का आकलन किया गया था। मित्रों, पिछले वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास के आंकड़े आज ही आए हैं। इसमें भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। 2025-26 में भारत का ग्रोथ 7.7% दर्ज किया गया, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में यह 6.6% रहने का अनुमान है। महंगाई और विकास के मामले में इस झटके के पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। आरबीआई के मुताबिक कमजोर मानसून का असर विकास पर दिखेगा। इससे फसलों की पैदावार और गांव में मांग की कमी आने की आशंका है। साथ ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भी ग्रोथ में कमी आएगी। अप्रैल और मई के महीनों में भारत के द्वारा खरीदे गए तेल का औसत लगभग $110 प्रति बैरल रहा, जो कि युद्ध से पहले की तुलना में लगभग 60% ज्यादा है। मित्रों, मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि यह युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, और अब जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो यही साबित कर रहे हैं। मित्रों, युद्ध के असर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है। यही वजह है कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के बाद अब एक और कंपनी ने भारत के डेटा सेंटर मार्केट में बड़े निवेश का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एयर ट्रंक ने भारत में $30 अरब यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। मित्रों, यह भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम में सबसे बड़ा विदेशी निवेश बताया जा रहा है। एयर ट्रंक इतने पैसे से 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर तैयार करेगा। यह निवेश अगले 4 वर्षों यानी 2030 तक भारत में आएगा। कंपनी का यह निवेश भारत को डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वैश्विक केंद्र बनाने में मददगार होगा। एयर ट्रंक ने इसी साल अप्रैल में भारतीय बाजार में कदम रखा था और अब उसने इतने बड़े निवेश का ऐलान किया है। डीएनए मित्रों, दुनिया की दिग्गज कंपनियों को भारत की इकोनॉमी पर यकीन है, इसलिए वो यहां अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं देशों की मीडिया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अफवाह फैलाने की ताक में लगी रहती है। हमने डीएनए में कल आपको बताया था कि किस तरह अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने भारत के स्वर्ण भंडार को लेकर अफवाह फैलाई थी। बिना किसी ठोस तथ्य के उसने दावा कर दिया कि भारत ने $12 अरब का गोल्ड रिजर्व बेचा है। डीएनए में खबर दिखाने के तकरीबन 45 मिनट बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी ये झूठी रिपोर्ट वापस ले ली। ब्लूमबर्ग ने एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी गलत खबर को वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद वेबसाइट पर भी उसने ये रिपोर्ट वापस ले ली। अपनी गलती मानते हुए उसने क्या लिखा, आज ये भी आपको जानना चाहिए। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि उसने 2 जून को प्रकाशित खबर वापस ले ली है। ये ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के गलत विश्लेषण पर आधारित थी। इसमें आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने के लिए गलती से उसी दिन की घरेलू सोने की कीमतों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की पिछले दिन की कीमतों का इस्तेमाल करने पर पता चलता है कि मई में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सोचिए, ब्लूमबर्ग अपने बारे में लिखता है द वर्ड इन बिजनेस न्यूज, द फर्स्ट वर्ड इन बिजनेस न्यूज, लेकिन उसे यह नहीं पता कि गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तय करने में
आरबीआई किस दिन और किस बाजार की कीमत का इस्तेमाल करता है। मित्रों, गलत जानकारी के आधार पर झूठी खबर पूरी दुनिया में फैलाई गई और पकड़े जाने पर ब्लूमबर्ग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गलत तरीका अपनाने की वजह से ऐसा हो गया। सवाल यह कि ब्लूमबर्ग ने गलती तो मान ली, लेकिन माफी कब मांगेंगे, और वो लोग कब माफी मांगेंगे जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा करके देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। हमारे देश में मौजूद कुंठा क्लब के सदस्यों के लिए भी ये एक सबक है। वो पीआईबी और आरबीआई के खंडन के बावजूद दावा कर रहे थे कि ब्लूमबर्ग की खबर सही है, आरबीआई ने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई है, लेकिन अब जिस झूठी खबर के सहारे वो अफवाह फैलाने में लगे थे, उसने ही उनका साथ छोड़ दिया। अब हम आज की उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ी है। ये आपके नोट की खबर है। जल्द ही आपका नोट बदलने वाला है। आपका नोट अब प्लास्टिक का होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक तौर पर आज कह दिया कि वो प्लास्टिक के नोट लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों ला रहा है, प्लास्टिक के नोट लाने से क्या फायदे होंगे, दुनिया में किन किन देशों में प्लास्टिक नोट पहले से चलन में है, और 10, 20, 50, 100, 200, 500 क्या सारे नोट बदल जाएंगे? इन सभी सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्लास्टिक के नोट पर आरबीआई ने क्या कहा। प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। जो भी खबरें सामने आई हैं, उनमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम इसके फायदे नुकसान की पड़ताल कर रहे हैं। ये शुरुआती चरण में है। वैसे प्लास्टिक नोट का सही तकनीकी नाम पॉलीमर बैंक नोट है। यह प्लास्टिक कार्ड जैसा नहीं होता, बल्कि पॉलीमर सबस्ट्रेट से बना नोट होता है जिसे मोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक होने के बावजूद ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते। ये हल्के होते हैं और इनका इस्तेमाल मौजूदा नोट की तरह ही किया जा सकता है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि मौजूदा समय में जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं वो कागज नहीं बल्कि कॉटन और लिनन के रेशों से बने होते हैं। ये सामान्य कागज से कहीं मजबूत और टिकाऊ होते हैं। लेकिन सवाल है कि जो नोट इतने लंबे समय से चल रहे हैं, उन्हें हटाकर आरबीआई प्लास्टिक के नोट क्यों लाना चाहता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलते हैं। इन पर गंदगी और नमी का असर कम होता है। ये आसानी से फटते नहीं हैं। पॉलीमर नोट 2.5 से 4 गुना ज्यादा टिकते हैं, इसलिए लंबे समय में नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ेगी। आरबीआई के मुताबिक मौजूदा नोट छापने पर 2023-24 में 5,101 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 6,373 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में खर्च करीब 25% बढ़ गया। वहीं प्लास्टिक करेंसी की उम्र लंबी होने की वजह से बार बार नोट छापने की जरूरत कम हो जाती है। दूसरी तरफ खराब होने की वजह से मौजूदा नोट को चलन से बाहर करने में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में 21 अरब 24 करोड़ गंदे नोटों को सर्कुलेशन से हटाया गया, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 23 अरब 80 करोड़ हो गया। यानी एक साल में गंदे नोटों की संख्या में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। सुरक्षा के हिसाब से भी इनमें कई खूबियां होती हैं, जैसे माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम और विशेष प्रकार की स्याही। इससे इनकी नकल करना काफी मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर आरबीआई का मकसद लागत कम करना और बेहतर क्वालिटी के नोट देना है, ताकि बार बार नोट छापने और नष्ट करने का खर्च घटे। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की कोशिश 14 साल पहले भी की गई थी। 2012 में 5 शहरों में ट्रायल के लिए 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने का फैसला लिया गया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। उस समय भारत के एटीएम प्लास्टिक नोटों के हिसाब से नहीं थे, यानी एटीएम से प्लास्टिक के नोट नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब एटीएम की यह दिक्कत दूर हो गई है। हालांकि दुनिया के जिन देशों में प्लास्टिक नोट चलन में है, वहां कई दिक्कतें भी सामने आई हैं, जैसे वो आपस में चिपक जाते हैं। नए होने पर ये मौजूदा नोट की तरह आसानी से नहीं मुड़ते हैं, लेकिन इन समस्याओं के मुकाबले इनके फायदे ज्यादा होने की वजह से प्लास्टिक नोट का चलन बढ़ता ही जा रहा है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए, दुनिया के लगभग 60 देशों में फिलहाल प्लास्टिक के बैंक नोट चलन में है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में $10 का प्लास्टिक नोट जारी किया था। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के मुताबिक प्लास्टिक के नोट छापने पर उसे 25 वर्षों में $1 अरब की बचत हुई है। इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में भी प्लास्टिक नोट चलन में आया। रोमानिया यूरोप का पहला देश है जिसने 1999 में प्लास्टिक नोट जारी किया था। कनाडा ने 2011 में प्लास्टिक नोट जारी किए। वहीं ब्रिटेन ने 2016 में प्लास्टिक नोट जारी करने की शुरुआत की। हालांकि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी प्रमुख करेंसी अभी भी प्लास्टिक में नहीं है। डीएनए मित्रों,
एक तरफ आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट लॉन्च करने की बात कही, दूसरी तरफ आपकी ईएमआई, महंगाई और जीडीपी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आरबीआई ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बैठक यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दूसरी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने से आपने जो कर्ज लिया है उसकी किस्त में भी बदलाव नहीं होगा, यानी ईएमआई पहले की तरह रहेगी। 2025 में इसे 6.5% से घटाकर 5.25% पर लाया गया था, लेकिन 2026 में अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मित्रों, आरबीआई ने कर्ज पर ब्याज भले ही नहीं बदला हो, लेकिन इसके बावजूद महंगाई को लेकर आशंका जताई गई है। आरबीआई ने कहा है कि इस साल खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान है। यह पहले के अनुमान से लगभग आधा प्रतिशत ज्यादा है। आरबीआई के मुताबिक तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच महंगाई सबसे ज्यादा रहेगी। वहीं चौथी तिमाही यानी 2027 के शुरुआती 3 महीनों में महंगाई दर में थोड़ी कमी आएगी। आरबीआई ने जहां महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है, वहीं विकास दर में कमी आने की बात भी कही है। आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगा। पहले 6.9% का आकलन किया गया था। मित्रों, पिछले वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास के आंकड़े आज ही आए हैं। इसमें भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। 2025-26 में भारत का ग्रोथ 7.7% दर्ज किया गया, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में यह 6.6% रहने का अनुमान है। महंगाई और विकास के मामले में इस झटके के पीछे कई फैक्टर